एलएसी पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देंगे। भारत के दबाव के आगे चीन ने पूर्वी लद्दाख के फ्रंट लाइन से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। गलवान की जंग के वक्त कही गई पीएम मोदी की बात आज लेह लद्दाख के हर मोर्चे पर साकार हो रही है। 9 महीने पहले जिस ड्रैगन सेना ने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने की हिमाकत की थी, वो उसके पीछे हटने की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ वाली लोकेशन से लेकर पैंगोंग त्सो लेक तक जिन इलाकों को चीन हड़पना चाहता था, अब वहां से पीछे हटने लगा है। सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की वेबसाइट पर वू क्यूआन का बयान छपा है। चीन और भारत के बीच हुई कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत ही 10 फरवरी से चीन और भारत के फ्रंटलाइन जवान पैंगोंग त्सो लेक से उत्तरी और दक्षिणी इलाके से एक साथ और व्यवस्थित रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया है। एलएसी पर चीन की चहलकदमी को भारत किस तरह से देख रहा है, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। उधर चीन के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भी चीन के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए लिखा है, 9 राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत के बाद बुधवार से चीन और भारतीय सेना के जवानों ने दक्षिण और उत्तरी पैंगोंग त्सो झील से वापस लौटना शुरू कर दिया है। इस पूरी ड्रिल पर संसद में रक्षा मंत्री के बयान से ये साफ होगा कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की मौजूदा स्थिति क्या है। पीएम ने संसद से किसानों को बातचीत की टेबल पर वापस लौटने की अपील की थी, लेकिन किसानों ने आंदोलन का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। ट्रैक्टर मार्च और चक्का जाम के बाद अब किसान संगठनों ने रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। गलवान की जंग के वक्त कही गई पीएम मोदी की बात आज लेह लद्दाख के हर मोर्चे पर साकार हो रही है। 9 महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन को खत्म करने की अपील की तो लगा कि शायद सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बन सकती है, लेकिन पीएम मोदी जब खुले दिल से बातचीत के संकेत दे रहे थे, तब किसान संगठन अपने आंदोलन के अगले राउंड का ऐलान कर रहे थे। इस ऐलान के साथ किसान संगठनों ने जता दिया है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। इसी मांग पर आंदोलन चल रहा है। 11 दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है और अब इस जिद का नया नतीजा रेल रोको आंदोलन। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराने का ऐलान किया है। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको अभियान चलाएंगे। किसान संगठनों के इस नए ऐलान से साफ है कि आंदोलन में राहत फरवरी में भी नहीं मिलने वाली। पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के 3 बॉर्डर जाम हैं। लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार इकबाल सिंह से दिल्ली पुलिस साजिश का एक सच जानने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार इकबाल सिंह को कल कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दीप सिद्धू के बाद 50,000 का इनामी इकबाल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। इकबाल सिंह 26 जनवरी को पूरी प्लानिंग के साथ साजिशन लाल किले पर पहुंचा था। उसने भीड़ को लाल किले का लाहौरी गेट तोड़ने के लिए भड़काया। जिस वक्त लाल किले पर हमला हो रहा था, हिंसा हो रही थी, उस वक्त इकबाल सिंह दीप सिद्धू और लखा सिधाना की तरह फेसबुक लाइव कर रहा था। गेट खुलवाना है भाई, गेट वापस नहीं जाना किसी ने भी। खोलो खोलो, चढ़ जाओ तोड़ दो ਤੁਹਾਡੇ गेट ने। बोले पुलिस के पास वीडियो एविडेंस है, लेकिन बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान इकबाल सिंह ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो दिल्ली में घूमने आया था। 26 जनवरी को ऐसे ही घूमते हुए लाल किले पर चला गया था। वहीं पुलिस ने अदालत में बताया कि वो 25 जनवरी को शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचा, 26 जनवरी की सुबह लाल किले गया। लाल किले पर इकट्ठा भीड़ को पुलिस पर हमले के लिए उकसाया। जब इकबाल सिंह ने कोर्ट में माना कि उसने भीड़ को हीट ऑफ द मूवमेंट में भड़काया, तो उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस अब दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये चीज़ एग्जाम किया जा रहा है कि क्या इन दोनों की कोई कॉन्स्पिरेसी में इनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं या नहीं है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। ये साफ हो चुका है कि लाल किले पर हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। अब जबकि दीप सिद्धू और इकबाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो जल्द ही लखा सिधाना को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जो लगातार वीडियो जारी करके किसानों को आंदोलन के लिए भड़का रहा है।
सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पशुपेश में है। और बीजेपी के कड़े विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ट्वीट्स की जांच को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर बीजेपी ने सपोर्ट रैली के साथ जता दिया कि वो ट्वीट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होने देगी। बीजेपी ने बुधवार को सचिन और लता जी के समर्थन में जो रैली निकाली उसमें हजारों लोग शामिल हुए और देश के 2 भारत रत्नों के लिए आवाज बुलंद की। ये सरकार की मानसिकता का विषय है कि भारत रत्नों को भी यहाँ अभिव्यक्ति का स्वातंत्र नहीं है। भारत रत्न भी देश के लिए लिखते हैं। तो आपकी मानसिकता क्या है कि आप कहते हैं उनकी जांच करेंगे? इसमें कोई गैर नहीं है। इस तरह से जो देश में आंदोलन चल रहा है, लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनका अधिकार होने के बाद जो समानता का जो ट्वीट जिस तरह से सभी सेलिब्रिटी ने लिखना, इसमें निश्चित रूप से बीजेपी का इन्वॉल्व है और इसलिए हमने जांच मांगी है। दोनों हस्तियों के खिलाफ जांच की बात महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान के बाद तूल पकड़नी शुरू हुई थी। बीजेपी ने इसे लेकर आक्रामक रुख अपनाया। दोनों हस्तियों के समर्थन में लोग जुटने लगे तो सरकार को लगा कि कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए। अब शिवसेना के नेता ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि दोनों के खिलाफ जांच शुरू हुई नहीं है, जांच कराने पर सिर्फ विचार किया जा रहा है। इस पर फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लेंगे। किसानों के बहाने यूपी में जमीन तलाशने के लिए प्रियंका गांधी का सियासी सफर जारी है। और प्रियंका आज प्रयागराज जा रही हैं, जहां वो मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करेंगे। प्रियंका गांधी का ये सियासी दौरा एक मायने में धर्म यात्रा भी है। जिस तरह वो कल मंदिर और दरगाह पर गई, आज मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में डुबकी लगाएंगी और उसके बाद शंकराचार्य से भी मिलेंगी। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 1 बजे संगम के अरेल घाट पर स्नान करेंगी। संगम में डुबकी लगाने के बाद प्रियंका कमला नेहरू भवन भी जाएंगी। प्रियंका जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर हैं, प्रयागराज में भी सियासी बयान दे सकती हैं। कल सहारनपुर में किसान पंचायत में प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर तल्ख टिप्पणियां की थी। ये तीनों कानून इस तरह से बने गए हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, नहीं मिलेगा आपको, और पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इसका मतलब है कि किसान की आवाज झुकेगी। प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ तो बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। ये जो सियासत के सूरमा थे, अभी तक तो जो है लुक्का छुपी कर रहे थे। अब जब इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तब ये सामने आ गए हैं और कहने लगे हैं कि किसानों के हितों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, नेता हम हैं। अब तो इनकी ढोल में पोल हो गई है, पूरी तरह से खुल गया है मामला कि इस कौन लोग थे जो इस साजिश की सुपारी और को लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे थे। ये साफ हो गया है, धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। किसानों के आंदोलन के सहारे कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापसी के सपने देख रही है। उत्तराखंड के चमोली आपदा का आज 5वां दिन है, लेकिन लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तपोवन टनल में फंसे 35 मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम ने अब ड्रिलिंग की शुरुआत की है। तपोवन में आए सैलाब का जोर कितना था वो इस वीडियो में साफ दिखता है। इसके आगे तिनके की तरह बह गए आधे दर्जन से ज्यादा लोग। ये सभी लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। सैलाब आता देख जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन पलक झपकते ही सैलाब ने अपनी प्रचंड धार में समेट लिया। आज 5 दिन बाद भी सैलाब में लापता लोगों की तलाश हो रही है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। जेसीबी मशीन से टनल से मलबा निकालने के साथ ड्रोन से तलाश हो रही है। रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट लगाए गए हैं। स्निफर डॉग्स की मदद दी जा रही है। इसमें करीब 600 लोगों की अनुभवी रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। और एनडीआरएफ के टीम्स है और एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है, ये सब पूरा तैयारी के साथ अपने जो भी इक्विपमेंट्स उनके साथ है, जैसे जैसे और सब तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे जैसे खोलेंगे थोड़ा आगे जाके रेकी करेंगे, सर्वे करेंगे कहाँ हमको क्या मिल सकता है। और एक और चीज़ है, क्योंकि मशीन्स जा रही है, आवाज़ ज़्यादा हो रही है, अगर अंदर लोग हैं तो उनको एक उम्मीद बनेगी। अब तक आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर 100 मीटर तक मलबे को हटा लिया है, लेकिन लगातार मलबा और गाद आते रहने से मुश्किल कम नहीं हो रही।
बुधवार को 2 शव बरामद किए गए। अब तक त्रासदी के शिकार 34 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। इनमें से 9 लोगों की ही शिनाख्त हो पाई है, जबकि 25 अज्ञात हैं। 170 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। इनमें से 25 से 35 वो लोग हैं जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि प्रभावित इलाकों में कई लापता मजदूर मिल गए हैं। ये मजदूर बाढ़ की वजह से कट गए गांवों में फंसे हुए थे। जब गांवों से संपर्क हुआ तो उनके बारे में पता चला। वैसे गैरसैंण से आप आए हैं, आपके कौन थे और अभी क्या आपको यहाँ किसी ने बताया? मेरा यहाँ पर छोटा भाई है, उसका नाम करण सिंह है। कहाँ काम करता था? वो ये जो ये मेस है इनका, उसमें काम करता था। मेरे यहाँ भतीजा रहता राकेश सिंह बिष्ट, जो कि यहाँ इस प्रोजेक्ट में जो मैच चलता उसमें काम करता था। तो ये उस 7 तारीख के हादसा के बाद यहाँ हमने उसको फोन मिलाया था तकरीबन 1 बजे के लगभग 7 तारीख को, तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। तपोवन की सुरंग में जिंदगी की तलाश के साथ साथ एक और अभियान भी चल रहा है। अब यहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान पहाड़ों पर जोखिम भरी चढ़ाई करके गाँवों तक जरूरी सामान मुहैया करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के चौथे दौर की शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और ये यात्रा आज कूच बिहार से शुरू होगी, जिसमें कई बड़े ऐलान कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ममता बनर्जी को उसी के घर में हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 2 दिनों से बंगाल दौरे पर हैं, तो आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचेंगे और कूच बिहार से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। परिवर्तन यात्रा के साथ अमित शाह यहाँ के 30% मथुआ समुदाय को स्थायी नागरिकता देने का ऐलान कर सकते हैं। एक दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह श्री मदन मोहन मंदिर जाकर पूजा करेंगे। दोपहर में अमित शाह नॉर्थ 24 परगना के श्री श्री हरिचांद ठाकुर मंदिर जाएंगे। इसके बाद अमित शाह ठाकुरबाड़ी ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की रथ यात्रा के साथ पुरजोर कोशिश है 10 साल के ममता राज को खत्म करने की। उधर ममता बनर्जी भी रथ यात्रा को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रही हैं। আমি লজ্জিত যে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। ধর্মের নামে মনে রাখবেন এরা অধর্ম করছে। बंगाल का माल उसका खिलाफ है, उसका हर बात पर टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। जनता देख रहा है, जनता जनार्दन सही वक्त पर सही डिसीजन लेगा। मेरा एक ही मकसद है, बुआ भतीजा राज खत्म करो। अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बंगाल की ये सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। कासगंज में पुलिस टीम पर हमले का फरार मुख्य आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कासगंज के लोग शराब माफिया मोती धीमर के खिलाफ बीकरू कांड के आरोपी जैसा इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कासगंज कांड का हिसाब कब होगा? देवेंद्र कांस्टेबल के कातिल कब पकड़े जाएंगे? ये वो सवाल है जो फिलहाल हर किसी की जुबान पर है। हालांकि सीएम योगी ने मामले के आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी मोती धीमर का कोई पता ठिकाना पुलिस को नहीं मिला। पुलिस ने उसके भाई एलगार सिंह को जरूर एनकाउंटर में मार गिराया है। अब कासगंज के लोग चाहते हैं मोती धीमर के खिलाफ बिकरू कांड जैसी कार्रवाई हो। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्दी जो लोगों ने दुस्साहसिक कार्य को अंजाम दिया है उनके भी गिरफ्तारी होगी। इस बीच मोती धीमर के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि मोती धीमर कहां है ये अब तक पता नहीं चला है। वारदात के बाद से मोती अपने परिवार के साथ यहां से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। गांव वालों से हमने बात की, गांव वालों के मुताबिक मोती धीमर अपने भाई के साथ यहीं पर रहता था, उनकी पत्नी थी, लेकिन वारदात के बाद वो यहां से फरार हो चुका है। कासगंज में पिछले काफी वक्त से शराब की कच्ची भट्टियों की शिकायत पुलिस अधिकारियों को मिल रही थी। दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ शराब माफियाओं को पकड़ने नगला धीमर गांव गए थे, लेकिन जैसे ही अपराधियों को पुलिस के आने की खबर मिली वो अलर्ट हो गए। जब तक पुलिस वाले एक्शन ले पाते, शराब माफिया ने दोनों पर हमला कर दिया, बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा और फिर दोनों को काली नदी के पास खेत में फेंक दिया। दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त 5 महीने की एक बच्ची को जल्द ही 22 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगने वाला है। और बच्ची का इलाज हो सके इसके लिए मोदी सरकार ने इस महंगे इंजेक्शन पर 6 करोड़ रुपए का टैक्स भी माफ किया है। 5 महीने की मासूम तीरा कामत के लिए पीएम मोदी मसीहा बनकर सामने आए हैं। तीरा कामत मुंबई के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। तीरा को जो बीमारी है उसका इलाज
अमेरिका से आने वाले जोल्गेंसमा इंजेक्शन से ही मुमकिन है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है। तीरा के परिवार के पास इतनी रकम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए 16 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था। भारत में इस इंजेक्शन को मंगाने में इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी जोड़कर 6 करोड़ का खर्च आता है। अमेरिका में इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इस तरह टैक्स के साथ इस इंजेक्शन की कीमत भारत में 22 करोड़ रुपए हो जाती है। तीरा के परिवार ने 6 करोड़ का टैक्स माफ करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया। फडणवीस ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और फिर केंद्र की मोदी सरकार ने इस इंजेक्शन पर 6 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। SMA टाइप 1 यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी के कारण बच्चे के शरीर में प्रोटीन बनने वाला जीन नहीं पाया जाता, इसलिए शरीर की तंत्रिकाएं मरने लगती हैं, दिमाग की मांसपेशियां खत्म हो जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तीरा कामत का इलाज करने वाले डॉक्टर के मुताबिक अगर उसे इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकती है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या खास है।